क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो, खुशबाश हो, राज़ी बाजी हो, कोविड से बच के अपना काम चलाए जा रहे हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सिचुएशन पहले से बेहतर है, लेकिन एहतियात अभी भी ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में इसका दोबारा से कहते हैं कि सेकंड लेयर का हो सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसमें एहतियात कर रही है। तो आपकी तरफ से भी हमें यही तवक्को है, अपनी बेहतरी के लिए भी और हम सब की बेहतरी के लिए सबको एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चों समझ आ रही है कहाँ तक पहुँच गए हम। हमने जनाब अली 6 चैप्टर का जो मुश्किल पार्ट और अहम पार्ट था वो कर लिया है। अब सिर्फ 2 लेक्चर और लगेंगे 6 चैप्टर के ऊपर और आपका 6 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और 6 चैप्टर ख़त्म होने के साथ आपका जनाब अली इनऑर्गेनिक का पोर्शन ये भी ख़त्म हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम क्रोयन का टॉपिक डिस्कस किया था और मैंने आपको इसमें बता दिया था कि क्रोयन में इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, फिर गैल्वेनाइजिंग, फिर टिन कोटिंग जिसको हम एनोड कोटिंग और कैथोड कोटिंग भी कहते हैं। जैसा कि टिन कोटिंग में क्या था, टिन कोटिंग थी कैथोड कोटिंग। समझ आ रही बात कि नहीं? गैल्वेनाइजिंग या एनोड कोटिंग, ये आपने सारे के सारे नाम याद रखने हैं। देखें ना जो इसने लिखा हुआ है पेज नंबर 111 के ऊपर देखें, टिन प्लेटिंग, कोटिंग आयरन विद टिन, कैथोड कोटिंग। ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में वो किसी भी तरह से पूछ सकता है। इसमें कैथोड कोटिंग है और गैल्वेनाइजिंग, जिंक कोटिंग, एनोड कोटिंग, ये तीनों नाम जिंक के लिए होंगे, गैल्वेनाइजिंग के लिए दूसरा जो पोर्शन है उसके लिए। इसलिए इसको तीनों नामों से जहन में रखना है। समटाइम बच्चों के जहन में ना ये चीज़ मिक्स हो जाती है कि टिन कोटिंग कैथोड कोटिंग है या एनोड कोटिंग है। तो इसको इस लिहाज से ज़रा जहन में रख लें कि टिन कोटिंग कैथोड कोटिंग है और गैल्वेनाइजिंग एनोड कोटिंग है। ये होगी बात। हुआ क्या था शॉर्टली अगर हम बात करें, वैसे तो हमने देखा था ना कि क्रोयन से बचाने के लिए और भी तरीके थे और वो तरीके हम तो जनरल इस्तेमाल करते रहते हैं ज़िंदगी में और आपने भी देखे हुए हैं वो तरीके। वो क्या है, पेंट कर लें, वार्निशिंग कर लें, ऑयल की उसके ऊपर लेयर लगा दें, कोई ऑयलिंग कर लें उसकी। फिर जो आपका है एलॉय बनाना। अब एलॉय जो आपका स्टील है वो एलॉय है ना बेसिकली, तो आयरन का एलॉय है। तो आयरन का एलॉय वो कैसा कमाल का एलॉय है कि उसको जंग नहीं लगता। आप उसको बड़े कॉन्फिडेंटली किसी भी जगह पे इस्तेमाल करते हैं और स्टेनलेस स्टील उसको कहते हैं। ऐसे ही उसके बाद फिर जो टेक्निकली जो केमिस्ट्री के लिहाज से 2 चीज़ें आती हैं, इन्वॉल्वमेंट आती है, वो ये 2 चीज़ों की आती है। एक क्या, टिन कोटिंग, नाम से जाहिर है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आयरन के ऊपर टिन की लेयर चढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये आयरन की वो बार है या आयरन की वो शीट है, तो आपने क्या किया जनाब, आपने इसके ऊपर टिन की यूं करके लेयर चढ़ा दी है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी चढ़ाई है। वो सीधी कैसे करते हैं आप उसको आयरन की जो शीट है उसको उसमें टिन बाथ में डिप करते हैं, निकालते हैं, उसको रूलर से गुजारते हैं। रूलर क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि वो उसको यानी इट्स लाइक अ व्हील्स, वो ऐसे 2 व्हील की तरह, एक व्हील फिर दूसरा व्हील। अब जब वो इन दोनों व्हील्स के दरमियान से शीट को गुजारेगा तो व्हील्स उसको घूमते हुए उसको ऊपर से प्रेस करेंगे। तो जब वो प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जो आपने लेयर टिन की चढ़ाना चाहिए थी, डिप किया था, वो अच्छी तरह उसको उसके साथ इन कांटेक्ट कर देंगे, उसको गूंद देंगे उसके अंदर। लेकिन हमने इसका टिन कोटिंग का एक नुकसान भी देखा।
वो ये कि जनरली हम यही यूज़ करें, सस्ती सस्ती चीज़ें जितनी हो ना, जो बहुत ज़्यादा जिन पे ख़र्चा ना होना हो, जिसमें डैमेजिंग हो भी जाए तो खैर, या जिसके लिए बहुत ज़्यादा शेल्फ़ लाइफ ना चाहिए हो। शेल्फ़ लाइफ का मतलब होता है रखने का जो टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा ना चाहिए, तो उनमें ये चीज़ें चल जाती हैं। टिन कोटिंग उसमें इस्तेमाल करते हैं, सस्ता पड़ता है। तो टिन कोटिंग का एक लेकिन नुकसान भी था। वो क्या कि हमने तो याद करें ना, हमने तो क्या उसको बोलते हैं, जो गैल्वानिक सेल था वो खुद बना के दे दिया। जब प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरीज में, तो हमने यही बात की थी कि गैल्वानिक सेल नहीं बनना चाहिए। अब गैल्वानिक सेल बन गया तो फिर तो काम खराब हो, तो इसमें तो हमने गैल्वानिक सेल खुद बना दिया। गैल्वानिक सेल बनने का क्या मतलब है कि दो मेटल्स इन कॉन्टैक्ट आ जाएं, दो मेटल्स इन कॉन्टैक्ट आ जाए, तो आयरन के साथ आपने टिन तो खुद पकड़ा दिया। अब इसका नुकसान भी फिर यही होता है कि जब ये इसकी होती है ना डैमेजिंग शुरू, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम आयरन टू टिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने हमेशा किधर से मूव करना है, एनोड टू कैथोड। तो आयरन से टिन की तरफ मूव करते हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर उसने पहले मिसाल के तौर पे आयरन की लेयर ने तबाह होना था 1 हफ्ते में, अब वो 3 दिन में हो जाएगी। प्रोसेस विल बी, यानी आप कह सकते हैं कि वो तेज हो जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा पहले से ज़्यादा। गैल्वेनाइजिंग में आपने क्या किया था? हाँ, गैल्वेनाइजिंग ठीक है जनाब, गैल्वेनाइजिंग का फ़ायदा भी है हमें, लेकिन गैल्वेनाइजिंग थोड़ा सा महंगा पड़ता है। वो क्या गैल्वेनाइजिंग में आपने की थी कि आपने यही था कि आयरन की लेयर के ऊपर आपने जिंक की लेयर चढ़ा दी थी। अब इसका फ़ायदा ये था कि जब इसकी डैमेजिंग शुरू होती थी तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो इसके अंदर आपने एनोड जिंक है तो जिंक एनोड जिंक बन जाता है, तो आपने जिंक की लेयर चढ़ाई है ना ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम जिंक टू आयरन। इट मीन्स कि अगर डैमेजिंग हो भी जाए तो पहले जिंक विल स्टार्ट डैमेजिंग, आयरन की बारी बाद में आएगी। तो क्या इसमें एक तरह की हमने जो जिंक है उसने अपनी जिंदगी की कुर्बानी नहीं दी, सैक्रिफाइस कर रहा है ना आपकी आयरन की शीट को बचाने के लिए जिंक खुद से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल कोटिंग, सॉरी कोरोजन, सैक्रिफिशियल कोरोजन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। सैक्रिफिशियल कोरोजन का क्या मतलब? सैक्रिफाइस कर रहा है, जिंक सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने आप को पेश कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ठीक है आप आयरन से ना ले, तो उससे होगा क्या? आप देखें ना, जब इधर से एनोड से आयरन की तरफ कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है, तो हु विल बी डिग्रेडिंग, हु विल बी क्रोडिंग, हु विल बी डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉय कौन हो रहा होगा? ये हो रहा होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसलिए जिंक डिस्ट्रॉय होता है तो आयरन बचा रहता है फिर भी। कब तक? जब तक जिंक की लेयर मौजूद रहे, जिंक करीब करीब उसके मौजूद रहे, आयरन बचा रहता है। इसलिए इसको कहता है कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफिशियल कोटिंग। ठीक हो गया जनाब? चलें जी, ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। अब जैसे कि पेज नंबर 1110 पे ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, उसमें वो कहता है कि जी बताएं एल्यूमिनियम क्यों करोड होता है। तो आप उसको बता सकते हैं। यही वाली बात, पूरी बात इसको जैसे इसने लिखी हुई ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको आपको बात को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ये नोट से देख लें, नोट्स में उसने क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है इसका। तो ये कहता है ना कि उसमें जब एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों मौजूद हैं, तो एल्यूमिनियम चूंकि उसमें अपर साइड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो स्टार्ट करता है जल्दी, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा तो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, एनोड बन जाता है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है जिसमें उसने टिन प्लेटिंग का पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है जिसमें उसने गैल्वेनाइजिंग का पूछा हुआ। ठीक हो गया? 3 शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट है खास तौर पे टिन वाला और एनोड कोटिंग वाला और कैथोड कोटिंग वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके जी बेटा, उसके बाद आ जाए पेज नंबर 111 के ऊपर। 111 के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू करना है, एंड दैट इज क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। अब क्रोमेट्स और
डाइक्रोमेट का जब मैंने नाम लिया तो आप नोटिस ये करें कि अब बात चेंज हो रही है, अब बात चेंज हो रही है। इससे पहले इस चैप्टर में आपने पढ़ा है आयरन और अच्छा खासा तफसील से पढ़ा, फिर हमने जनरल मेटल्स की क्रोजन के हवाले से बातें पढ़ी। अब हम दो मज़ीद एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस वाले से ना थोड़ी सी इसमें आपको परेशानी हो सकती है कि इसमें इक्वेशंस हैं इसमें कुछ तो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इक्वेशंस भी आपको इस तरीके से बताई जाएँ कि आप इंशाल्लाह ताला उसको हैंडल कर लें ईजीली। पहले हम डिस्कस करेंगे क्रोमियम, क्या पहले डिस्कस होगा क्रोमियम, उसके बाद डिस्कस होगा मैंगानीज, लेकिन इंतहाई थोड़ा सा, यानी क्रोमियम के सिर्फ दो जो कंपाउंड्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें है क्रोमेट और डाइक्रोमेट, और उसके बाद मैंगानीज का भी सिर्फ एक कंपाउंड डिस्कस करेंगे पोटाशियम पर मैंगनेट के साथ। बस आए जी ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये सारे का सारा, पेज नंबर 111 से लेके ऑनवर्ड आपके पेज नंबर 114 तक इसकी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, इसकी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं साथ में मेंशन भी करवा देता हूँ, मार्क भी करवा देता हूँ जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे बन सकता है, क्योंकि इसमें विद इन द चैप्टर भी उसने ना एक दो क्वेश्चंस पूछे हुए। आए जनाब अली, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटाशियम क्रोमेट की। बेसिकली जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट, पहली बात तो ये देखना नाम से जाहिर है, क्रोमेट मतलब नाम बता रहा है कि एक इसमें क्रोमियम होगा और एक इसमें ऑक्सीजन होगा। ये इतनी सी बातें, जनरल सी बातें आपको पता होनी चाहिए। याद फरमाएं 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में मैंने ये बात की थी, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये केमिस्ट्री में अंदाज किस चीज़ का है कि पहला पोर्शन, पहला हिस्सा आपको पहले एलिमेंट का बताएगा, और जब किसी चीज़ के लास्ट में 8 आ रहा हो तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देयर। फॉस्फेट PO4, सल्फेट SO4, नाइट्रेट नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सलेट कार्बन ऑक्सीजन। अब इसकी बात आ गई क्रोमेट, तो क्रोमियम और ऑक्सीजन। एक मैंने जिक्र किया है इसका क्रोमेट का, जिसका मतलब होगा कि उसमें एक क्रोमियम है और बाकी देखते हैं ऑक्सीजन कितने। दूसरा मैं जिक्र कर रहा हूं, वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट का क्या मतलब हुआ, 2 ऑक्सीजन सॉरी 2 क्रोमियम और देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने। पहले ये कंसेप्ट ले लें, क्रोमेट और डाइक्रोमेट। क्लियर होगी जी बात। अब जो क्रोमेट है ना वो है जनाब अली CrO4, और जो है डाइक्रोमेट वो है Cr2O7। क्लियर होगी बात। CrO4 क्रोमेट, Cr2O7 डाइक्रोमेट, 2 क्रोमेट डाई। अब ये क्रोमेट हजरात का जो कॉमन कंपाउंड है और जिससे फर्दर कंपाउंड बनाए जाते हैं वो है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड क्या होना चाहिए इसका फार्मूला, आपने पहले बोरिक एसिड वगैरह पढ़े हुए हैं, करीब करीब बोरेट और बोरिक एसिड, मेटाबोरेट, पायरोबोरेट, वो सारी बातें रिलेट करती हैं। क्रोमिक एसिड का फार्मूला होता है जनाब H2CrO4, क्रोमिक एसिड। दूसरा मैं जिक्र कर रहा हूं डाइक्रोमिक एसिड, सॉरी डाइक्रोमेट का, तो अब वो किससे बनेगा, वो डाइक्रोमिक एसिड से बनेगा। पहले ना इसको जरा कंसेप्चुअल ले लें तो फिर आपको बात समझने में अगली आसानी हो जाएगी। ये देखें, नोटिस करें जरा, ये टेबल सा एक बन गया। क्या हुआ है, क्रोमेट CrO4, डाइक्रोमेट 2 क्रोमेट Cr2O7। क्रोमेट भाई साहब आए कहां से हैं, बन कहां से रहे हैं, इनका मेन जो ओरिजिन है वो क्या है, वो क्रोमिक एसिड है, H2CrO4। अब देखो मैंने सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिया साथ, सिर्फ हाइड्रोजन लगा, क्रोमिक एसिड। अच्छा जी, उसके बाद डाइक्रोमिक एसिड H2, अब यहां पे नोटिस कर लें Cr2O7,
ऐसे ही हो गया। अच्छा, फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि इसको हाइड्रोजन क्रोमेट भी कहते हैं, इसको हाइड्रोजन डाइक्रोमेट भी कहते हैं। बात को आसान रखने के लिए, जहन में अपने रखने के लिए, आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो, क्रोमिक एसिड H2CrO4, तो इसको जब आप क्रोमेट कह रहे हैं तो इसको हम हाइड्रोजन क्रोमेट भी कह लेते हैं। बुक में नहीं उसने ये वर्ड यूज किया हुआ, लेकिन आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। H2Cr2O7 डाइक्रोमिक एसिड, लेकिन इसको हाइड्रोजन डाइक्रोमेट भी कह लेते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब इसमें आपको कोई एतराज है अगर मैं इसमें से ये हाइड्रोजन निकालूं और यहां पे पोटाशियम लगा दूं, यहां पे सोडियम लगा दूं, जो मर्जी लगा दूं, मैं ये हाइड्रोजन निकालूं और यहां पे पोटाशियम लगा दूं, इसके जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स हैं ना वो पोटाशियम के हवाले से, इसलिए हम ज़्यादा बात इसकी कर रहे हैं। सोडियम के भी हैं लेकिन मोस्टली पोटाशियम के, और भी हैं लेकिन ज़्यादा पोटाशियम के, और आपके कोर्स में भी पोटाशियम है। तो जनाब अली, इसमें क्या मसला है कि मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन निकालूं और इसकी जगह 2 पोटाशियम लगा दूं, क्या बन जाएगा? ये खाली क्रोमेट था, पोटाशियम क्रोमेट। ये खाली डाइक्रोमेट था, पोटाशियम डाइक्रोमेट। बना कहां से? वी रिमूव्ड एक्चुअली दिस हाइड्रोजन, वी रिमूव्ड दिस हाइड्रोजन और उसकी जगह पे पोटाशियम लगा दिया। K2 यहां पे लग जाएगा, K2 यहां लग जाएगा, K2CrO4, K2Cr2O7, पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट। मुश्किल है कोई इसमें बात? मिक्स नहीं करना। इस सारी जो खपाई है ना, जो बेसिक इसकी बता रहा हूँ इतनी डिटेल से, इसका मकसद बेसिकली मिक्स नहीं करना, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब अगली बात सुने, क्योंकि मुझे पता है इसमें ज़रा है क्वेश्चंस, तो बच्चों ने फिर कहना कि जनाब हो सर जी क्वेश्चंस आ गई हैं, लेकिन आप ये तसल्ली रखें कि ये आपकी जो इनऑर्गेनिक की तारीख है उसकी आखिरी क्वेश्चंस हैं, उसकी आखिरी 2 पेजेस हैं बस। उसके बाद मैंने इनऑर्गेनिक कहा है, ऑर्गेनिक नहीं कहा। ऑर्गेनिक माशाल्लाह भी एक परिंदा मौजूद है पूरा, लेकिन वो आसान है, वो ज़रा क्वेश्चंस इतनी मुश्किल नहीं। अच्छा जनाब, क्या बात हो रही थी? बात हो रही थी कि पोटाशियम क्रोमेट भी ऐसे बन सकता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट भी ऐसे बन सकता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बनाने लगा था मैं, ज़रा देखें ज़रा CrO4। अच्छा चलें, एक बात ज़रा थोड़ी सी और बेसिक से चलें। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी? जो बच्चे भूले हों वो निकाल के देख सकते हैं, जो इस चैप्टर के शुरू में डिस्कस हुई थी, मैं बता देता हूँ। वैसे वो थी 3D5 4S1 4S1। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्टली जो क्रोमियम है ना, ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा होगा, लेकिन वेरी भी करेगी, वेरी करेगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 भी होती है, 4 भी होती है, लेकिन जो ये वाला केस है इसके अंदर इस वक्त 6 है। आप खुद भी निकाल सकते हैं। वैसे क्रोमेट के ऊपर CrO4 के ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है। तो 4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन के ऊपर 2, 4 दूनी 8 टोटल हो गया इसका। तो 2 बचा हुआ कितना ऊपर? 2। इसका मतलब है +6 ने -6 को कंपनसेट किया हुआ है, जिसकी वजह से -2 बचा। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में क्या है? +6। ओके जी, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसमें आए ज़रा। CrO4 पे क्रोमियम, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्रोमेट का स्ट्रक्चर, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर। सॉरी, नेक्स्ट पेज नंबर 112 पे दोनों स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनको मार्क कर लें अपने पास। हुआ क्या? एक क्रोमियम जनाबे वाली सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये दोनों ऑक्सीजन्स की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई ना, सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है। इसलिए क्रोमेट का जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर -2 चार्ज आता है। -1 इसकी वजह से, -1 इसकी वजह से, ओवरऑल क्या हो गया? -2। क्लियर होगी जी बात? ये वाले ऑक्सीजन मुतमईन है, ये ठीक है,
ठीक जी, ओके जी। नेक्स्ट देखें अब। अच्छा ये देखें ये क्या है, क्रोमियम, 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर के साथ, इसी स्ट्रक्चर के आगे इस ऑक्सीजन के साथ एक फर्दर क्रोमेट लगा दूं तो क्या बात बनती है। देखें, क्रोमियम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 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 ऐसे ही है। इसको थोड़ा सा ना मैं अपनी लिहाज से मॉडिफाई करने लगा हूँ, इसकी शेप को। मुझे उम्मीद है कि आपको उस पर एतराज़ नहीं होगा। ये देखें ज़रा, ऑक्सीजन, 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 ये देखें। इसी चीज़ को मैंने यूँ लिख लिया, कोई मसला तो नहीं है ना। इसके साथ एक और लाके क्रोमेट लगा दें, लेकिन जब वो क्रोमेट लगेगा तो वो आके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा आगे। क्या बनेगी बात, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। देखें ज़रा, ये एक क्रोमेट बन गया वो आगे वाला, और ये एक बन गया। जब ये दो आपस में आके जुड़े हैं तो बेसिकली इसमें से ना हाइड्रोजन, जो वाटर है ना, वो निकल जाता है। तो जब वाटर निकलता है इसके अंदर से, तो ये पीछे ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। अब क्या बन गया, Cr2O7, 3 3 6 और 1 7। बात समझ आ गई क्या इस बात से? अब देखें ना, अगर यहां पे मिसाल के तौर पे, अगर मैंने बनाया सिर्फ क्रोमेट का स्ट्रक्चर, अगर मैं बनाता H2CrO4 का, तो मैंने यहां पे हाइड्रोजन लगा देना था। अगर मैं बनाता पोटाशियम क्रोमेट का, जो हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहां पे पोटाशियम लगा देना। कोई मसला है? अगर मैं बनाऊं डाइक्रोमेट का, Cr2O7, तो ये Cr2O7 पड़ा हुआ है। तो बात अब नोटिस करें, जरा ध्यान इधर रखें। अगर मैं बनाऊं Cr2O7 का, तो ये Cr2O7 पड़ा है। अगर मैं कहूं कि जनाब H2Cr2O7 का बनाएं, तो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, H2Cr2O7 हो गया। अगर मैं कहूं कि नहीं जी पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का बनाएं, तो ये हाइड्रोजन रिमूव, इधर पोटाशियम, ये हाइड्रोजन रिमूव, इधर पोटाशियम, ये लें। अल्लाह अल्लाह खैर, चलो कोई मुश्किल है इसमें? मैं ये कहने लगा था आपको कि इसका मतलब है कि अगर क्रोमेट और डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर एक दूसरे से इतना करीब हैं कि जस्ट एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, और जैसे देखें ना मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर लगाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो अगर मैं कहूँ कि जनाब 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये निकलें और एक इस क्रोमेट में से ऑक्सीजन निकले, H2O बन गया ना, वाटर बन गया। तो वाटर निकला तो Cr2O7 और CrO4, दीज आर यानी इंटरचेंजेबल। हाइड्रोजन की गेम है, एक ऑक्सीजन की गेम है, बस। बात को समझे, बातें सारी फजूल में नहीं हो रही, ध्यान शरीफ इधर रखें आप। ये आगे बातें इस्तेमाल हो जानी, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जनाब गेम तो सारी कितनी है, एक ऑक्सीजन की है और 2 जो हैं उसकी हाइड्रोजन की है। क्या CrO4 था ये, तो मैंने आपको बताया कि 2 CrO4 के मॉलिक्यूल अगर करीब आए तो उनमें से 1 ऑक्सीजन एटम विल बी एलिमिनेटेड। तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएं, एक ऑक्सीजन निकल ले, तो क्या बन गया, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया बीच में से। तो ये आपस में इस तरह से इंटरचेंज होके, इंटरकनेक्ट होके आपस में यूं ये नया मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जिनको हम कहते हैं डाइक्रोमेट, Cr2O7। इट मीन्स कि CrO4 और Cr2O7 आपस में इंटरचेंजेबल हैं। गेम सारी किसकी है, सिर्फ हाइड्रोजन की, सिर्फ ऑक्सीजन की। वाटर निकाल दें एक कंपाउंड, वाटर ऐड कर दें, हाइड्रोजन ऐड कर दें दूसरा कंपाउंड। बात समझ में आती है ना? यही बात आपने अगले पेज पे पढ़नी। अब इस बात को ज़हन में रखना, मैंने स्ट्रक्चर इसलिए पहले बता दिया ताकि आसानी हो जाए, जो इसकी प्रिपरेशन में भी बात होनी है वहाँ पे भी आसानी हो जाए, और स्ट्रक्चर तो आगे जाके डिस्कस दोबारा हो गई। क्लियर होगी जी बात, कोई शक तो नहीं? आए जी इसकी प्रिपरेशन देखें।
सिंपल सी बात है, 3 प्रिपेयर करने के इसके तरीके हैं। आपने इसको जहन में रख लेना है रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन। हो सकता है वो ये कह दे कि जी प्रिपेयर करने के तरीके बताएं, पोटाशियम क्रोमेट को प्रिपेयर करने के तरीके बताएं, तो आप इसमें यही क्वेश्चंस लिख देंगे। अब सबसे पहली क्वेश्चन क्या है, इसमें मैं सिर्फ एक बात मेंशन करवाना चाह रहा हूँ, पॉइंट पढ़ने लगाऊँ ज़रा। मैं प्रिपरेशन का जो पहला पॉइंट है वो पढ़ने लगाऊँ। पेज नंबर 111 पे, द क्रोमेट ऑफ अल्कली मेटल विच आर सॉल्युबल इन वाटर, क्रोमेट जो है वो सॉल्युबल इन वाटर है, आर ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग ट्राईवेलेंट क्रोमियम। इसका मतलब क्या है, ट्राईवेलेंट क्रोमियम को ऑक्सीडाइज करेंगे कंपाउंड में इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह कोई होगा। देखें जरा, पोटाशियम CrO2 ये है जनाब अली नंबर 1। ब्रोमीन, साथ में उसने कहा कि एक अल्कली कोई मौजूद होगी, हमने लिख दिया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। उसने कहा है कि बाय ऑक्सीडाइजिंग ट्राईवेलेंट, इसमें यह देखें कि क्रोमियम की वैलेंसी क्या आ रही है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है। ऑक्सीजन 2 -2 कितने हैं कितने 2 और 2 4 -4। पोटाशियम की कितनी होती है 1 +1, तो इसका मतलब क्रोमियम की क्या बची +3 बची। क्या बन गया, ट्राईवेलेंट बन गया। अब जब ये करता है रिएक्शन तो बनाता क्या है, ये बनाता है जनाब K2CrO4, साथ में बाकी चीजें क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। हाँ जी, K2CrO4, ये मेन मकसद था हमारा, क्या था, पोटाशियम क्रोमेट बनाना, K2CrO4। अब स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए पहले बड़ी तफसील से डिस्कस कर दिया था। अब देखिए जी, ट्राईवेलेंट को मैंने कन्वर्ट किया है किस में, यहां पे क्रोमियम की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, हेक्सावेलेंट में। ऑक्सीजन -8, पोटाशियम +2, बचा क्या है यहां पे +6। समझ आई, मुश्किल तो नहीं ना कोई बात। फिर क्या पहला तरीका जनाब, आपने इसको जो ट्राईवेलेंट क्रोमियम ऑक्साइड, जो पोटाशियम क्रोमियम और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है, आपने उसको रिएक्शन करवाना है विद सम हैलोजन, और हैलोजन हम मोस्टली ब्रोमीन यूज़ करते हैं, मैंने आपको भी बताया हुआ, आपने पहले हैलोजन्स में पढ़ा है। रिएक्शन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबके साथ होता है, लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली की मौजूदगी में कन्वर्टेड टू K2CrO4, साथ में ये कुछ एक समान KBr प्लस वाटर। मुश्किल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2, Cr2O3 रिएक्शन किया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और मौजूद कौन है यहाँ पे, अब यहाँ पे Cl लगा दो, क्लोरीन लगा दो, मैंने बताया ना बात है कि क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, क्या बनेगा, अगेन K2CrO4, और अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, इधर ब्रोमीन था तो पोटाशियम ब्रोमाइड बन गया, क्लोरीन लगाया तो पोटाशियम क्लोराइड बना दें, साथ में वाटर। ये याद रखने वाली बात, ये याद रख लेना। क्लियर होगी जी बात। नेक्स्ट देखें, अगर चलें इसी पे लिखता हूं, अगर जनाब अली यहां पे हो आयरन ऑक्साइड और साथ में Cr2O3, आयरन ऑक्साइड Cr2O3, पेज नंबर नेक्स्ट पे आओ जरा, पेज नंबर 112 पे उसने लिखा हुआ है आयरन Cr2O4 और मैंने लिखा है आयरन ऑक्साइड Cr2O3, कोई फर्क है, आयरन ऑक्साइड Cr2O3 और उसने लिखा है आयरन Cr2O4, कोई फर्क नहीं। इस ऑक्सीजन को इसमें ऐड कर दिया उसने, इकट्ठा करके लिख दिया, कंबाइन करके। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है जनाब अली पोटाशियम कार्बोनेट के साथ, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। क्या क्या चीज़ें बननी चाहिए, एक तो जनाब आपकी पसंदीदा चीज़ पोटाशियम क्रोमेट बना दें, और उसके बाद साथ में आप बना दें आयरन सल्फेट नहीं सॉरी आयरन ऑक्साइड,
Fe2O3। क्लियर होगी जी बात। 3 इक्वेशंस बेटा, एक यहाँ पे वाटर नहीं है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी CO2। 3 इक्वेशन जनाब के CrO2 रिएक्शन ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली कन्वर्टेड टू पोटाशियम क्रोमेट KBr वाटर। दूसरा रिएक्शन Cr2O3 के साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी होगा इसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पे KCl बन जाएगा, यहाँ KBr बन जाएगा। आपके पसंद की चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड थी, साथ में वाटर। तीसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्चुअली इसमें ना इसको क्या करते हैं, इसको पोटाशियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करते हैं। फ्यूज का एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बार बार। फ्यूज का मतलब क्या है, उसके साथ मिक्स कर देना, उसके साथ मिक्स यानी उसको मेल्ट करना, उसको हीट देना, उसको फ्यूज करना, उसके साथ मिक्स कर देना। ठीक होगी, ये इस मानों में इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में फ्यूज का वर्ड। अच्छा जी, पोटाशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू पोटाशियम कार्बन जो क्रोमेट है, और उसके साथ में आयरन ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। मुश्किल है कोई इसमें? अब देखें ज़रा पेज नंबर 112 पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs वो मेंशन करें ज़रा। वो क्या है, वो कहता है जनाब अली के किधर गया, हाँ जी, कहता है कि ये जो पिगमेंट होते हैं ना, ये कलर्ड होते हैं, इनका कलर होता है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर ये लेड क्रोमेट हो, देखो मैंने आपको शुरू में बताया इसीलिए कि ये बात है क्रोमेट ये। अब इसके साथ आप हाइड्रोजन लगा लें, इसके साथ आप पोटाशियम लगा लें, इसके साथ सोडियम लगा लें, इसके साथ लेड लगा लें, जो मर्जी लगा लें। क्लियर जी? कहता है जो लेड क्रोमेट है ना, वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो प्रिपेयर करने में इस्तेमाल होता है येलो ऑयल कलर। पेज नंबर 112 प्रॉपर्टीज, तीसरी लाइन। फॉर इंस्टेंस insoluble lead chromate is employed for the preparation of yellow oil color called yellow chrome। येलो क्रोम कह रहे हैं, येलो क्राउन, इसको मार्क करें। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज येलो क्राउन, तो आप उसको कह देंगे लेड क्रोमेट है। लेड क्रोमेट है जिसका येलो कलर होता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है येलो कलर्ड ऑयल बेस बनाने के लिए। क्लियर जी? चलें, इसको इतना रखें, येलो क्राउन तक रखें। अगली बात हालांकि जो है ना, ये छोटी सी बात है और ये मैंने आपको बता भी दी है, ये इंटरचेंज वाली, लेकिन इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। येलो क्राउन तक रखें फिलहाल। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने, अच्छा मैंने ना ये आपको वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाना है खुद, क्योंकि इन 2-4 सफ़ों के ऊपर ही इक्वेशंस ढेर सारी हैं, तो आप हजरात परेशान ना हो जाएं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा और कोशिश करेंगे कि आप इसको एब्जॉर्ब करें। आपने इसको एब्जॉर्ब करना है और थोड़ा पढ़ने का फ़ायदा उठाना है। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पोटाशियम क्रोमेट को स्टार्ट किया। पोटाशियम क्रोमेट का स्ट्रक्चर वो डिस्कस हो गया। क्रोमेट और डाइक्रोमेट आपस में इंटरचेंज कैसे होंगे ये डिस्कस हो गया, और इसकी प्रिपरेशन देख ली। 3 इक्वेशन है, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछता है तो 3 इक्वेशन इसकी लिख दीजिएगा बैलेंस के साथ, बैलेंस करने के साथ। तो चलें ठीक है, यहाँ तक रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा देखेंगे, फिर रिएक्शंस। तो अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।